जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों फिर से आपके लिए जीके जीएस की बेहतरीन क्लास शुरू हो चुकी है और इसमें आज हम टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जिसकी सीरीज नंबर 9 है। जीके जीएस के भौकाल प्रश्न के साथ हमारे साथ आप जरूर जुड़ें, जिसमें आपको हम शाम को 6 PM पर, जी हाँ डेली शाम को 6 बजे ये क्लास आपकी होती है इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। स्पेशल एसएससी जीडी एसएसबी हेड कांस्टेबल और भी सभी एग्जाम के लिए टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत भूमिका निभाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं और एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएंगे। जी हाँ, जितना भी आप स्कोर 25 में से करें उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया। 25 में से जो भी आपका स्कोर रहे उसे हमें कमेंट बॉक्स में अंत में ज़रूर करके जाएं और पूरा वीडियो को देखने के बाद फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कह रहा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 2 दिसंबर, 14 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर। क्या होगा राइट आंसर हिंदी दिवस का? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद रखना, हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ठीक है। 14 सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम एसएससी जीडी एसएसबी हेड कांस्टेबल सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, भारतीय स्वर्ण व्यापारियों से, भारतीय विदेश स्वर्ण व्यापारियों से, स्वर्ण व्यापार संबंध से। बताएं क्या होगा राइट आंसर। चारों ऑप्शनों में से क्या राइट आंसर होगा? गलत नहीं करना है, सही आंसर देना है। तो 27 का क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम एसएससी जीडी के बिल्कुल सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन हैं। तो आपको याद ना, ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है गोल्डन हैंडशेक योजना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, ग्लास दर्पण। बताइए। इसमें अवतल लेंस है, इसमें अवतल दर्पण है, इसमें उत्तल दर्पण है और इसमें ग्लास स्लेट है, प्लेट है। बताइएंगे क्या होगा। कहने का मतलब यह है किस युक्ति के द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव कैसा बनेगा? आभासी और छोटा बनेगा। आभासी भी बनेगा और छोटा भी बनेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। तो आपको याद रखना ऐसा कब होता है, ये उत्तल दर्पण में होता है। कब होता है? ये उत्तल दर्पण में होता है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच होती हुई गुजरती है? बताएंगे। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच होकर गुजरती है? भारत चीन के बीच, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए डूरंड रेखा की अगर बात करेगा तो इसमें भारत पाकिस्तान के भी बीच आती है और भारत अफगानिस्तान के भी बीच आती है, ठीक है। आप लोगों को ऑप्शन इसमें दोनों दिए गए हैं। फिलहाल पाकिस्तान अफगानिस्तान के भी बीच डूरंड रेखा है और अपने भारत और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच। ये आपकी मैकमोहन आती है। कौन सी आती है? मैकमोहन रेखा आती है, ये बात आपको याद नहीं है। और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ आती है, रेड क्लिफ आती है, ठीक है, याद रखेंगे। रेड क्लिफ आती है, रेड क्लिफ। अच्छा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया जो मैकमोहन रेखा ये किस राज्य में है, तो आपको याद ना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। जहाँ एपी अरुणाचल प्रदेश में ये आपकी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पर चलें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है का रासायनिक नाम क्या? हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। गलत नहीं करना है, चारों में से क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बेहतरीन जीके जीएस के भोकाल प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, मैं ज़्यादा नहीं कहता, एक बार शेयर कीजिए, बस क्लास को रेगुलर लीजिए। शाम को 6 बजे डेली ये क्लास होती इसी पे चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, सोडियम थायोसल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ऐसी स्थिति, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी की वृद्धि हो रही हो क्या कहलाती है? कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है?
कि वो स्थिति यानी कि वो स्फीति क्या होगी जब बेरोजगारी में वृद्धि हो रही, मतलब बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो, ठीक है। तो कौन सी स्थिति आएगी? अतिस्फीति, गतिहीन स्फीति, द्रुत स्फीति या प्रत्याव स्फीति? क्या होगा राइट आंसर? चारों में से शानदार आंसर देंगे, गलत नहीं करना है। तो 31 का क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद ना, ऐसा कब होगा सर? गतिहीन स्फीति में होगा। कब होगा? गतिहीन स्फीति में होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है सभी के सभी, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 25 के 25 नंबरों का, जो आपके एग्जाम की बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। और आपको ये मान लीजिए, अगर आप बेहतरीन हमारे साथ डेली जुड़ते हैं तो 25 में से 20 प्लस आपके कहीं नहीं गए, और अगर आप 20 प्लस स्कोर करते हैं जीएस में तो एसएस आपकी मुट्ठी में होगा। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? अच्छा, बाबर का कई बार मकबरा भी पूछा गया, बताएंगे कहाँ है मकबरा? मकबरा कहाँ बनाया गया है? मकबरा बाबर का कहाँ बनाया गया? बाबर का मकबरा कहाँ बनाया गया है, बताएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर शाह का भी मकबरा बता दीजिए। शेर शाह का मकबरा, एक मिनट, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? एक मिनट, शेर शाह का मकबरा भी बता देना है आपको कहाँ है, बताइए। तो मुगल बादशाह जो थे, इनकी मृत्यु सर कहाँ हुई थी? आगरा में। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिए, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा। लेकिन इनकी जो इच्छा थी कि इनके मृत शरीर को काबुल में दफनाया जाए, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के हिसाब से आगरा राइट आंसर है। लेकिन अगर आपसे मकबरा पूछे कि इनकी शव को कहाँ दफनाया गया है, तो आपको याद रखना है इनका मकबरा काबुल में बनाया गया। और ये कई बार आपके एग्जाम में, अच्छे एग्जामों में पूछा गया है कि कहाँ है इनका मकबरा, तो काबुल में। अच्छा, शेरशाह का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सासाराम, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, सासाराम में इसका मकबरा है, ठीक है। शेरशाह का मकबरा सासाराम। अच्छा, इत्माउद्दौला का मकबरा कई बार पूछा गया है, तो आपको याद है इत्माउद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में पड़ता है, क्योंकि इत्माउद्दौला का जो मकबरा था वो उनकी जहांगीर की बीवी ने बनवाया था, इसलिए कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए, भारत का वायसराय कौन था? और ये जब क्वेश्चन आता है तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, क्योंकि 1919 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके पीछे हाथ कर किसका था? तो कहेंगे सर, क्या नाम यार उसका, लो नाम भूल गए, चलिए इस वक्त दिमाग से स्लिप हो गया है नाम। तो हाँ, एक बार कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो इसके बाद एक समिति बनी थी उसका क्या नाम था, तो हाँ, आपको याद ना है, समिति बनाई गई थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। चलिए, इसका क्या होगा राइट आंसर? तो क्या होगा? हाँ, हंटर, देखो याद आ गया, हंटर समिति बनाई गई थी, ठीक है। हंटर समिति की, इसमें हंटर समिति बनाई गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। हंटर समिति बनाई गई थी, इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसकी जांच के लिए हंटर समिति बनाई गई थी, ठीक है। चलिए, क्या होगा राइट आंसर? कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा राइट आंसर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 का, तो आपको याद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको दिमाग में छाप लेना है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब था? 1919 के शासनकाल में सर लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड अपने यहाँ शासन कर रहा था, ठीक है। तो चेम्सफोर्ड जो था ये 1919 में आया था। हाँ, जनरल डायर, देखिए नाम याद आ गया, जनरल डायर, ठीक है। डायर था उस वक्त, जनरल डायर। कभी कभी दिमाग में आपको याद होता है लेकिन आपके दिमाग में स्लिप हो जाता है, जब ऑप्शन आपके सामने आप आएंगे आप उड़ा देंगे, ठीक है। जनरल डायर उस वक्त था, ठीक है। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन में, वर्तमान में कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध का निर्माण की प्राप्ति हुई थी किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुशीनगर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या उत्तराखंड? ये उत्तराखंड, इसको यूके कर लीजिए, उत्तराखंड और या उत्तर प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर? जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन शाम को 6 बजे मिल जाएगी, ठीक है। बेहतरीन क्लास होती है आपके इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर, ठीक है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनका सभी का दिल से धन्यवाद, लाइक करने वालों का दिल से धन्यवाद, शेयर करने वालों का दिल से धन्यवाद। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे? यानी कि कह रहा है जो कुशीनगर है वर्तमान में कहां पड़ता है? 34 का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कहां पर? यूपी में। कुशीनगर जो पड़ता है वर्तमान में ये यूपी में
पड़ता है। आपको याद रखना कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध की निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यहाँ पर मृत्यु, निर्वाण मतलब क्या हुई थी, मृत्यु। ठीक है, इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, महापरिनिर्वाण। जी हाँ, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इन्होंने जब अपना घर छोड़ दिया था तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद इन्होंने जो उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आपकी स्क्रीन पर, करा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी में पर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी की पर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। चलिए मैं आपको बता देता हूं कुछ पृथ्वी के पर्पटी के बारे में, लीजिए समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए अपनी पृथ्वी किस प्रकार की है, इस प्रकार से, इस वाले शेप में है, अंडाकार शेप में। ये जो आपका ऊपरी इलाका आता है इसको कहते हैं सर भूपर्पटी। इसको क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी। उसके नीचे जो है ये है मेंटल। ये क्या है, ये मेंटल है सर। बहुत ध्यान से समझिए, आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि भूपर्पटी के जस्ट नीचे कौन सी परत पाई जाती है, सर मेंटल पाई जाती है, जो कि किसमें है, ये द्रवित अवस्था में है, यानी कि किसी पिघली अवस्था में, द्रवित कह लीजिए, पिघली अवस्था में कह लीजिए, पिघली अवस्था में। कैसी है, पिघली अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, पिघली अवस्था में, यहाँ चट्टानें पिघली अवस्था में। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या होती हैं, सर रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं। कौन सी, रेडियो एक्टिव तरंगें, रेडियो एक्टिव तरंगें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, रेडियो एक्टिव तरंगें। अब ये क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसे कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर, इसको कोर कहते हैं। ठीक है, आपको याद ना, भूप्रपटी, फिर उसके बाद मेंटल, फिर उसके बाद क्या होता है, कोर होता है। ये बात आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। सबसे निचली परत कौन सी है, भूप्रपटी में सबसे नीचे आपको अगर जाएंगे जमीन के अंदर तो कौन सी है सर, कोर पड़ती है, जिसे आप क्या कहते हैं, ये दो भागों में, आंतरिक कोर और बाह्य कोर में। ठीक है, यहाँ भूप्रपटी है और यहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं सर, सियाल कहते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम की, जी हाँ, सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। और जब यहाँ पर आपके भूमध्य सागर के, जब सागर के क्षेत्र में आएंगे, यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आपको समझाना बहुत जरूरी होता है किस प्रकार से। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया, क्वेश्चन सर पूछा गया आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी में प्रपत्ति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताएंगे। बॉक्साइट, सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा। क्या होगा राइट आंसर, पृथ्वी की प्रपत्ति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में क्या होगा, सिलिका और, यहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाएगी, सिलिका और एल्युमिनियम की, तो इसे क्या कहते हैं, सियाल। अब जब आप महासागर में जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, सिलिका और मैग्नीशियम की अवस्था पाई जाती है, इसलिए क्या कहते हैं, वहाँ सीमा कहते हैं। तो सिलिका यहाँ भी है, सिलिका यहाँ भी, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो एक बार लाइक करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, बताइए। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हुआ कुछ यूं था, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन आया, ये आया था 1956 में। इसके द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग आया। भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा बनाया गया था, सर आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन किया गया था। जी हाँ, सबसे पहले जो बना था वो आंध्र प्रदेश 1956 में, 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा बनाया गया था आंध्र प्रदेश। ये पुनर्गठन आयोग आया था 7वें संविधान संशोधन में, राज्य पुनर्गठन आयोग आया, उसी के द्वारा आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। क्या हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताएंगे। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे। धमाकेदार, एक बार वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्या होगा राइट आंसर, 37 का, तो कहेंगे सर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 11 क्रिकेट में भी होते हैं, 11 फुटबॉल में भी होते हैं और 11 आपके हॉकी में भी होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे, बताएंगे। क्या होगा 38 का क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर बताएंगे। 38 का क्या होगा राइट आंसर। चलिए बात करते हैं दादा साहब फुल, अभी हाल ही में किसको दिया गया, हाल ही में ये दिया गया रजनीकांत जी को। जी हाँ, किसको दिया गया है, रजनीकांत जी को दिया गया, रजनीकांत जी को दिया गया, रजनीकांत। ठीक है, और इससे पहले बाबा वाला जो दिया गया था वो दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब आपके एग्जाम में पूछे, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है और कैसे, आप जब लाइफ टाइम अचीवमेंट कहते हैं उसके लिए दिया जाता है। कह रहा सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे,
बताएंगे। बी एन सरकार थे, पृथ्वीराज कपूर थे, या श्रीमती देविका रानी, श्रीमती कानन देवी। तो आपको यह क्वेश्चन मालूम होगा क्या होगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना देरी किए ये रहा ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी जी। श्रीमती देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, ईटानगर। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। धमाकेदार क्वेश्चन है। अपना स्कोर 25 में से जो भी आप करें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर डेली शाम को 6 बजे आप जरूर हमारे साथ जुड़ें। प्रीमियम क्लास होती है लेकिन आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास होगी। चलिए क्या होगा राइट आंसर। क्या है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, ईटानगर। बताइए 39 का क्या होगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अगर बूझेगा तो आप कहेंगे सर हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे अनुसंधान संस्थान की बात कर ले तो आपसे पूछ दे कि पहला ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप कहेंगे सर चावल अनुसंधान कहाँ है? ये आपका पड़ता है कटक में। कहाँ पर है? कटक में है। ठीक है। आलू अनुसंधान संस्थान 2015 वाले एग्जाम में आपके पूछा गया था आलू अनुसंधान संस्थान, तो आपको याद ना आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में है। शिमला में आपके एग्जाम में पूछा गया है जीडी में 2015 में आलू अनुसंधान संस्थान। ठीक है। चलिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी। करा भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पनबिजली। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाए क्यों? कभी हाल ही में आप क्या देख रहे हैं? हाल ही में देख रहे हैं कि कोयले की मात्रा को हल्की हो रही है और बिजली ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि आंकड़े बता रहे हैं कि बिजली कटौती होने वाली है। ठीक है। तापीय बिजली, नाभिकीय बिजली, सौर बिजली। बताएंगे भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन होता है? बताएंगे। अच्छा एग्जाम में आपके अगर पूछ ले कि कोयले से जो बिजली उत्पन्न होती है, कोयले से उसे क्या कहते हैं? कोयले से बिजली उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? कोयला से बिजली, क्योंकि ये आपके एग्जाम में हो जाए तो आपको याद रखना इसे थर्मल पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? थर्मल पावर कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए थर्मल पावर। अब पूछा गया कि भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, तापीय बिजली। यहाँ कैसी? तापीय बिजली का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापीय बिजली जो है यह भारत में सबसे ज्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। करा हिरोशिमा पर बम, पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त। बताइएगा। हिरोशिमा और नागासाकी जो कि कहां पर है? जापान के स्थल हैं, जापान के। जी हाँ। विश्व युद्ध कौन सा था? द्वितीय विश्व युद्ध था। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। 41 का क्या होगा? तो आपको याद ना 6 अगस्त को कहां बनाया गया था? हिरोशिमा पर। 9 अगस्त को सर नागासाकी। नागासाकी कब? 9 अगस्त को। क्या होगा राइट आंसर? 6 अगस्त। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, संसद चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? संसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बताइए क्या होगा राइट आंसर। बताइए क्या होगा संसद की लड़ने के लिए। राष्ट्रपति की आपकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है। प्रधान का चुनाव आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया सर 21 वर्ष। मताधिकार की आयु सर 18 वर्ष। मताधिकार की आयु होता 18 वर्ष। अब संसद का जब आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। संसद के लिए आपको 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। जी हाँ, संसद के लिए, संसद का चुनाव लड़ने के लिए। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में आपको याद रखना है इनमें अलग अलग होता है। ठीक है। दोनों में अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय सर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में है, आपको याद रखना है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में आपको यहाँ मुख्यालय देखने को मिलेगा। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अगर आपके एग्जाम में और बात पूछे कि जो विश्व बैंक थी इसकी स्थापना किसके लिए होती, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी। कब? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास बैंक। विश्व बैंक का और क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा राइट आंसर? धमाकेदार एक बार बता देंगे क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। कहने का मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण मतलब ये क्या देती है? ये देशों को, जो छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, उनको क्या देती है? ऋण देती है। अब जब ऋण देगा तो उनका क्या होगा? निर्माण होगा। उन देशों का क्या होगा? विकास होगा। बस समझ जाइए, पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसलिए इसको कहना। चलिए अगला। अच्छा हाँ, आपके एग्जाम में पूछ दे कि विश्व बैंक की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर IMF को। IMF को कहा जाता है। IMF को विश्व बैंक की जुड़वा बहन कहा जाता है और इसका भी
मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में इसका भी मुख्यालय स्थित है, याद रखेंगे। विश्व बैंक की जुड़वा बहन IMF को कहा जाता है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद भारत उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और मैंने आपको जब भी एक क्वेश्चन आया तब बताया है कि उस वक्त जो विद्रोह मतलब शासन थे इनका, लॉर्ड कर्जन का उस वक्त शासन था, लॉर्ड कर्जन का। अच्छा अगर आपके एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया तो आपसे पूछेगा कि जब लॉर्ड कर्जन को मतलब विद्रोहियों ने भगाया था तो इन्होंने अपना आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया? बताएंगे। आपातकालीन, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया? तो आपको याद ना, इन्होंने अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया था। जी हाँ, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज कह लीजिए, ठीक है। इलाहाबाद को बनाया था अपना आपातकालीन मुख्यालय, इन्होंने इलाहाबाद को बनाया था। कई बार दवा के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। चलिए और भी इनसे बात रिलेटेड करते हैं। आपके एग्जाम में जब ऐसा आता तो ये क्वेश्चन आपके याद रखना है, ये कई बार आपके एग्जाम में इनका सीरियल पूछा कि जो 1857 का विद्रोह था ये शुरुआत कहाँ से? तो आपको याद रखना, सबसे पहले आप बैरकपुर छावनी ही लगाएंगे अगर ऑप्शन में होगा। बैरकपुर छावनी, उसके बाद मेरठ, ठीक है, मेरठ है, ठीक है। लोग कहाँ कन्फ्यूज होते हैं बाकी उनको सब मालूम है, बाकी ऑप्शन भी आगे समझ देगा। दिल्ली, फिर उसके बाद मेरठ के बाद दिल्ली। लेकिन आप जो कन्फ्यूज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? इन दोनों आप बैरकपुर को भूल ही जाते हैं। जबकि यार मंगल पांडे जी जो थे इन्होंने तत्कालीन विद्रोह कहाँ से शुरू, वो तो यहीं से शुरू हुआ था, तत्कालीन विद्रोह बैरकपुर से ही। उसके बाद मेरठ विद्रोह ही पहुंचे, मेरठ से फिर कहाँ इन्होंने कूच किया? दिल्ली किया था। कहाँ किया था? दिल्ली किया था, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जगह पर, कानपुर में विद्रोह हुए, लखनऊ में विद्रोह हुए, झांसी की रानी ने विद्रोह किया और तात्या टोपे जी ने विद्रोह किया, ब्रिटिश का दिल लखनऊ से विद्रोह हुआ, हर जगह से विद्रोह होने लगे थे। लेकिन शुरुआत सर बैरकपुर से हुई थी, तत्कालीन विद्रोह था वहाँ का, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा एक और, फिर 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद वहाँ की रानी ने क्या किया? एक अपना घोषणा पत्र जारी किया और वहाँ पर फिर से 1857, उसे 1857 और 58 का चार्टर एक्ट कहा जाता है। उसके द्वारा इन्होंने क्या हुआ, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता, फिर इन्होंने अपने खुद के अधीन कर दिया और यहाँ लॉर्ड की जगह, मतलब अभी तक क्या होते थे, अभी तक गवर्नर जनरल होते थे, लेकिन फिर इन्होंने वायसराय चुनना शुरू किया। क्या हुआ? वायसराय चुनना शुरू किया। और पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन पहला वायसराय था, याद रखेंगे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो था, सॉरी लॉर्ड कर्जन नहीं, देखिए दिमाग से, लॉर्ड कैनिंग ही था शायद, विलियम बेंटिंग तो वो पहला गवर्नर जनरल था। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप देख लीजिए, वायसराय पहला कौन था? मेरे दिमाग से स्लिप हो गया फिर से, वायसराय पहला कौन था इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या बुद्ध किस वंश के संबंधित थे? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला रहता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? धमाकेदार एक बार सही लगाएंगे, गलत नहीं करेंगे। ज्ञात्रिका, मौर्य वंश, शाक्य वंश, कुरु वंश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप ठोक देंगे, दबा के मारेंगे क्वेश्चन को। क्या होगा राइट आंसर? धमाकेदार बताएंगे। अब की बार जीडी में 90+ का टारगेट होगा और एसएसएफ हमारी मुट्ठी में होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो कहेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य धर्म। गौतम बुद्ध जो थे ये शाक्य धर्म से संबंधित थे, 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं बुद्ध की। गौतम बुद्ध जी थे, सॉरी एक मिनट, ये रहा गौतम बुद्ध जी की बात करें तो गौतम बुद्ध जी ने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था, ठीक है, बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए इनके मतलब ये संस्थापक थे बौद्ध धर्म को। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हरारे किस देश की राजधानी? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। हरारे एक राजधानी आपके एग्जाम में आनी है। हरारे क्या होगा राइट आंसर बताने का? न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, नामीबिया। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे? क्या होगा राइट आंसर? भारत में अगर सॉरी अगला क्वेश्चन ये तो है, हरारे किस देश की राजधानी है? तो क्या होगा राइट आंसर बताने? हरारे न्यूजीलैंड की तो हो जाएगी कर्नवाल, ठीक है, कैनबरा, न्यूजीलैंड की कैनबरा, और इसकी हो जाएगी जिम्बाब्वे। हरारे कहाँ की है? जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगी सर? हरारे हो जाएगी जिम्बाब्वे की। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मकता वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? बताइए, मतलब माइनस में चली गई थी। 21-31 में, 1921 और 31 में, 1911-21 में, 1941, 1951 में, 1931-1941 में। बताएंगे किस वर्ष भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर में चली गई थी?
क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना ये कब हुआ था, 1911 और 21 के दशक जो आया था उस जो जनसंख्या हुई उस वाली जनसंख्या में 1911 से 21 वाली जो दशक की जनसंख्या थी उसमें ऋणात्मक वृद्धि चली गई। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे, जो हाल ही में अभी 2011 में जनसंख्या की हुई थी, जनसंख्या गणना हुई थी, तो उसमें आपको बताना 2011 की जनगणना में, एक मिनट, 2011 वाली जो जनगणना हुई है इसमें कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी ऋणात्मक वृद्धि दर आई है? तो आपको याद रखना ऐसा नागालैंड है। क्या है? नागालैंड। नागालैंड जो है इसकी ऋणात्मक वृद्धि दर आई है। सबसे कम जनसंख्या किसकी है, किस राज्य की है? तो आपको याद है सिक्किम। सिक्किम जो है इसकी सबसे कम जनसंख्या है। जी हाँ, सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। भारत में राज्यों में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है और ऋणात्मक जनसंख्या नागालैंड की है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूपी की जनसंख्या। चलो अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान अजैव और नवीकरणीय है? बताइए, अजैव है और नवीकरणीय, लौह अयस्क है, पशुधन है, जल है या जंगल है? अजैव तो है ही है और नवीकरणीय भी है। ठीक है, अजैव नवीकरण मतलब अजैव जैव क्या होता है? देखिए, अजैव और जैविक ये दो प्रकार के, अजैविक और जैविक। जैविक मतलब जितने पशु मतलब जिनमें जीवन है वो जैविक है, और अजैविक जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, जल हो गया, ये क्या है? ये अजैविक घटक हैं। तो आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर? 48 का। तो आपको याद है ऐसा लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लौह अयस्क ये अजैव संसाधन और नवीकरणीय है। ठीक है, नवीकरणीय मतलब ये प्राप्त होता रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। स्कोर, हाँ जरूर भाई साहब अपना स्कोर यार कमेंट बॉक्स में जरूर 25 में से कितना किया आपने, और लिंक एक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस पर जाइए। एसएससी जीडी के सारे वीडियोस आप हमारे देखिए। चलिए, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में आने वाले उतार चढ़ाव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं? बताइए। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जब अर्थव्यवस्था आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में कभी जो राष्ट्रीय आय है इसमें उतार चढ़ाव आ जाता है, तो ऐसा कब होता है? बताइए कब होता है, किससे प्रभावित होते हैं? क्या कृषि उत्पादन से, विद्युत उत्पादन से, विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन से, या कुटीर या ग्रामोद्योग उत्पादन से? क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद ना ऐसा कब होता? ऐसा मुख्य जो पैसा है अपने भारत का कृषि उत्पादन पर ही ऐसा होता है। राष्ट्रीय आय जब भी परिवर्तित होगी तो उसका सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? बात करते हैं सर रबी की फसल की। मैंने कई बार आपको बताया है रबी की फसल में वर्षा की मात्रा कम चाहिए, वर्षा की मात्रा सर कम चाहिए, और तापमान भी कैसा चाहिए? कम चाहिए। तापमान भी कैसा चाहिए? कम चाहिए, आपकी फसल हो जाएगी। तो ऐसी में कौन सी? गेहूं है, जौ है, चावल है, चना है? बताइए क्या होगा? नहीं है। तो आपको बताना है, देखिए चावल की जो किस्म होती है सर कहा है कि ये आपकी चावल जो होती है इसमें वर्षा की मात्रा क्या चाहिए भाई? ज़्यादा चाहिए, वर्षा ज़्यादा चाहिए, पानी इसको ज़्यादा चाहिए, और तापमान भी कैसा चाहिए? उच्च चाहिए। तापमान भी कैसा चाहिए? उच्च चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी सर? खरीफ की फसल हो जाएगी। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उस पर जाकर सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।